everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपनी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लेवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में। चलिए, पुरानी वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि एक कंपनी की कैपिटल किस किस चीज से मिलके बन सकती है। एक कंपनी की कैपिटल किस किस चीज से मिलके बन सकती है, मतलब काइंड ऑफ कैपिटल कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, कैसे होती है, डेट का कितना हिस्सा होता है, इक्विटी का कितना हिस्सा होता है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर में पता चल जाता है, जिसके बेसिस पे कंपनी अपने आगे के डिसीजन लेती है। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं कंपनी किसी ना किसी पॉलिसी से मैनेज करती है। वो खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज की। व्हाट इज दैट? ये बोलते हैं कि जब एक कंपनी कैपिटल रेज करती है तो वो अलग अलग सोर्सेज से करती है। मान लीजिए ये है कंपनी की पूरी कैपिटल, ये है क्या? कंपनी की पूरी कैपिटल। फाइनेंशियल लेवरेज बताता है कि इस कंपनी की पूरी कैपिटल में से डेट का प्रपोर्शन कितना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी पूरी कैपिटल 1 लाख रुपीस की है और आपका डेट है फॉर से 5,000 रुपए का, तो ये बताएगा, फाइनेंशियल लेवरेज बताएगा कि पूरी कैपिटल में डेट का प्रपोर्शन कितना है। अब आप बोलेंगे मैम ये जानने से क्या फर्क पड़ेगा? मतलब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर समझ लिया ना, वहां पे हमने एक ब्रॉडर वे में बात कर लिया, अब इन सब चीजों का क्या मतलब बनता है? तो उसका मतलब बनता है, मैं आपको बताती हूं कि इस पूरी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस पूरी वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 सिचुएशंस के बारे में। 3 सिचुएशंस के बारे में। पहली सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें पूरे कैपिटल में डेट का कोई हिस्सा नहीं होगा, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल कैसे रेज किया गया होगा? अपने सेविंग से या फिर इक्विटी से। डेट कहीं से भी नहीं लिया गया होगा। तो ऐसे सिनेरियो में अर्निंग कितनी निकलती है वो पता करेंगे। फिर आएगी आपकी सेकेंड सिचुएशन, जहां पे आप कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन अगर थोड़ा सा रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है अर्निंग्स पे, उसके बारे में बात होगी। एंड लास्टली हम बात करेंगे कि पूरे कैपिटल में अगर डेट का अच्छा खासा हिस्सा होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरी वीडियो में वो मैंने आपको बता दिया है कि हम 3 सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि कैपिटल में अगर डेट नहीं हो तो उससे अर्निंग कैसे होती है, कैपिटल में अगर डेट हो तो उससे अर्निंग कैसे होती है, कैपिटल में बहुत ज़्यादा डेट हो तो उससे अर्निंग कैसे होती है। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें तो हम यहाँ पे डेट का अर्निंग के साथ क्या लिंकेज है वो समझने वाले हैं। आपकी कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन होने से अर्निंग्स पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, जब ये क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, जरूरी नहीं है वो आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज, वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। भैया अब आप 12th क्लास में आ चुके हैं, आप केस स्टडी सॉल्व करते हैं, तो वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि मानिए आपकी एक कंपनी है जिसमें डेट का प्रोपोर्शन इतना सारा है और आपकी अर्निंग्स बहुत कम आ रही हैं, बताइए ये स्टेटमेंट क्या सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। या फिर वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि बताइए डेट का अर्निंग्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको बात यही लिखनी पड़ेगी। चलिए वापस चलते हैं स्लाइड पे। ये बोलते हैं विद डेट फंड कंपनीज फंड्स एंड अर्निंग्स इंक्रीज। दैट्स अ वेरी मेजर लाइन। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन रखते हैं ना, तो उससे कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज हो जाती हैं। माइंडेड, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं डेट का प्रोपोर्शन होने से ओवरऑल कैपिटल में। क्यों? उसका पहला रीजन ये बोल रहे हैं कि एक डेट
डेट से पैसे लेना एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। मतलब इमेजिन कीजिए मुझे पैसे चाहिए, चलिए इमेजिन क्या कीजिए, मैं ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। मुझे पैसे चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला मैंने ऐसा किया कि मैं इक्विटी इशू करने चली गई। अब जब मैं इक्विटी इशू करने गई तो पहले दिन मुझे न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ी, नेक्स्ट दिन मुझे प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ा, नेक्स्ट दिन मुझे सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ी, नेक्स्ट दिन मुझे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ा, नेक्स्ट दिन मुझे आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ा और बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़े, नेक्स्ट दिन मुझे और बहुत सारे आईपीओ के फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने पड़े। तो मतलब नेक्स्ट दिन करते 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 1.5-2 महीने निकल गए। सोचिए अभी तक मैंने इशू भी नहीं किए हैं, पैसे तो बहुत बाद में आते हैं इशू करने के, अभी तक इशू ही नहीं हो पाई है इक्विटी। तो वी कैन से इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। एट द सेम टाइम हर एक चीज़ जो यहाँ पे हो रही है सब में पैसे लगते हैं। न्यूज़पेपर में कोई आपके चाचा नहीं बैठे हैं कि आपके नाम पे ऐड वो दे देंगे, ना ही प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले आपको फ्री में फोटोकॉपी करके दे देंगे। और प्रोस्पेक्टस तो बहुत क्लासी होना चाहिए तभी कोई इंसान इम्प्रेस होता है। ये तो अलग से ग्लेस पेपर्स पे पूरा छाप के देते हैं कलरफुल, तभी वो लोगों की अटेंशन गेन करते हैं। ऐसा नहीं कि पैम्पलेट्स में बांट देते हैं कि हाँ ये खरीद लो ये खरीद लो, नहीं। उसके बाद सेबी ये भी पैसे मांगता है, स्टॉक एक्सचेंज ये तो पहले ही पैसे मांगेगा रजिस्ट्रेशन पे, आरओसी को फॉर्म फाइल करोगे वो भी फ्री में फॉर्म नहीं फाइल करेगा, एंड आईपीओ लाने में और बहुत सारा खर्चा। तो मतलब आपको पैसा चाहिए लेकिन उसके लिए पहले आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। सेकेंड सिनेरियो में मुझे पैसे चाहिए अपनी कंपनी की कैपिटल के लिए, बट इस बार मैंने क्या किया, इस बार मेरा ना एक बैंक में दोस्त था, हम लोगों ने पढ़ाई साथ में की थी, तो ही वॉज माई गुड फ्रेंड। मैंने उससे बोला अरे यार पैसे चाहिए थोड़े से, उसने बोला अरे आ कभी हमारे बैंक पे देता हूँ। तो मैं गई बैंक में, मैंने उससे बोला हाँ भाई बता क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। उसने बोला एक कोई बढ़िया से प्रॉपर्टी के ना ओरिजिनल पेपर्स उठाया घर से। मैंने बोला उससे क्या होगा, उसने बोला कोलैटरल रखना पड़ेगा। मैंने पूछा कोलैटरल क्या होता है, तो उसने बोला बेटा जब भी बैंक वाले आपको लोन देते हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई अपनी प्रॉपर्टी या फिर असेट उनके पास गिरवी रखवा दें। ये गिरवी रखवाना क्या होता है, कोलैटरल होता है। तो आपको अगर बैंक से पैसे चाहिए तो गारंटी के तौर पे आपको कोई प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी। तो मैंने बोला प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी मतलब मुझे घर उठा के लाना पड़ेगा क्या बैंक में। उसने बोला अरे थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करो, घर मूव कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। मेजर मशीनरीज मूव कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। आपको ऐसे सिनेरियो में उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के पेपर्स ला के देने होते हैं। जब भी हम किसी को घर गिफ्ट करते हैं तो हम घर उठा के उनको गिफ्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम उसके पेपर्स उनके नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं। आई डोंट नो घर कौन गिफ्ट करता है, हम तो नहीं करते, बट एनीवेज अगर कभी आपको घर गिफ्ट करना हो तो वो पेपर्स के थ्रू गिफ्ट किया जाता है। आप पेपर्स देंगे और वो आपको वो ले लेंगे, घर ले लेंगे आपसे। तो बैंक में मुझे पैसे अरेंज करने में कितना टाइम लगा, मैनेजर से मिलना, उससे बातचीत करना, कोलैटरल दे के आना, पेपर सबमिट करना और अगले दिन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होके पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो ये कितना इजी था इन कंपैरिजन टू व्हाट, इक्विटी। टाइम टेकिंग कम था, इजी था, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं थी, पैसा नहीं लगा। बैंक वाला आपसे पैसे नहीं लेगा, वो सिस्टम अलग है कि कई बार आपको अंडर द टेबल थोड़ा बहुत खिलाना पड़ता है बैंक के लोन वो करने के लिए, बट दैट्स कम्प्लीटली एक प्रैक्टिकल सिनेरियो जो आपको पता चल ही जाएगा जब आप एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे या कहीं पे भी जाएंगे आपको बैंक का लोन चाहिए होगा। बट थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए इतना ही है। थ्योरेटिकल नॉलेज में वो बोलते हैं आपको बस जाना है बैंक में, बैंक के पास कोलैटरल रखवानी है, उनसे पैसे ले लेने हैं। यहाँ पे क्या आपके पैसे लगे, थ्योरी में तो नहीं लगे, प्रैक्टिकल की बात मैं खुलेआम नहीं कर सकती हूँ। सो थ्योरी में कोई पैसे नहीं लगे, तो ये क्या है आपका चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। यहाँ से आप इजीली फाइनेंस ले सकते हैं विदाउट खर्चा करे हुए, जबकि इक्विटी में आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा था।
बट एट द सेम टाइम ये लाइन भी लिख देते हैं कि इट इज़ वेरी रिस्की, डेट इशू करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि बैंक में चाहे आपका दोस्त काम करता है लेकिन फिर भी आपको हर महीने बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ेगी। एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आपके सर पे आके बैठ जाती है जब आप लोन लेते हैं या फिर आप किसी से पैसे बोरो करते हैं। सो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है लेकिन रिस्की है, लेकिन इसका कैपिटल स्ट्रक्चर में होना कहीं ना कहीं आपकी कंपनी की अर्निंग्स को बढ़ा देता है। मोर डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। ज़्यादा डेट मतलब आपकी कंपनी की अर्निंग्स में भी इंक्रीज नजर आएगा। दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ में मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैंने खरीदा बहुत बड़ा एक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब मैं वहाँ पे प्रोडक्शन करूँगी, प्रोडक्शन को मैं बेचूंगी मार्केट में, पैसे आएंगे। तो मैंने इन्वेस्टमेंट की प्लांट एंड मशीनरी में और मुझे रिजल्ट में क्या मिला? रिटर्न्स मिले, बहुत सारा पैसा मिला। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट से आप कितना कमा रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। शुड बी मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। अच्छा चलिए, ये बोलते हैं जब आप किसी से डेट लेते हैं तो आपको उन्हें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पर वो जो डेट लिया है आपने, उस पैसे को आप कहीं इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके आप उससे कुछ प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन नहीं तो कुछ भी, कुछ ना कुछ रिटर्न तो कमाएंगे। अब एक पैसा है इंटरेस्ट के रूप में आपके हाथ से जा रहा है, दूसरा पैसा है जो रिटर्न्स के रूप में आपके हाथ में आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल जिंदगी में भी कि पैसा हाथ से जितना जाता है उससे ज़्यादा आना चाहिए। आपके मम्मी पापा ऑन एन एवरेज कितना स्पेंड करते होंगे? जितना आपके मम्मी पापा कमाते होंगे उसके विदिन या उससे कम, उससे ज़्यादा तो नहीं करते होंगे क्योंकि पैसे ही नहीं होते होंगे। तो ये बोलते हैं कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी हायर देन द इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग ऑन द बोरोड मनी या फिर अपना डेट। If rate of interest is more than the earnings or ROI of the company, then more debt means loss for the company. इन्होंने उल्टी सिचुएशन दे दी है। क्या सिचुएशन? ये बोल रहे हैं, इमेजिन कीजिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स बहुत कम है। ऐसे सिनेरियो में डेट का आपके कैपिटल में होना लाभदायक नहीं है। दोबारा से सुनिएगा ये पूरा पॉइंट। ये पॉइंट बोलता है आपने पूरी कैपिटल में डेट का एक हिस्सा ले लिया, ठीक है, डेट का एक हिस्सा ले लिया। इस टाइम पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 8 रुपए। फर्स्ट से छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, बड़ा नहीं ले रहे। तो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 8 रुपए, लेकिन उस पर्टिकुलर डेट को इस्तेमाल करके आप कितना रिटर्न कमा रहे हैं? आप रिटर्न कमा रहे हैं फॉर से 16 रुपए का। ऐसे सिनेरियो में डेट का आपके कैपिटल में होना लाभदायक है, वो आपकी अर्निंग्स को बढ़ा सकता है। लेकिन ऑन द अदर साइड इंटरेस्ट पे कर रहे थे 8 रुपए, आपको रिटर्न मिल रहा था सिर्फ 4 रुपए का। तो ऐसे सिनेरियो में डेट का आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में होना लाभदायक नहीं है। फाइनेंशियल लेवरेज इज व्हाट? पूरे कैपिटल में डेट का कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है। एंड ये बोलते हैं दो सिनेरियोज हो सकते हैं, एक जहां पे आपका इंटरेस्ट जो कि आप डेट पे कर रहे हैं और दूसरी जगह आप रिटर्न कमा रहे हैं। तो डेट का जो इंटरेस्ट होता है वो कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी कंपनी को फायदा होगा, उसकी अर्निंग्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, वाइस वर्सा वाली सिचुएशन होती है कि इंटरेस्ट कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, देन इन दैट सिनेरियो डेट का आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में होना अच्छी बात नहीं है।
चलिए वापस आते हैं, सेम चीज़ उन्होंने बोली है, इट्स अ लॉस फॉर द कंपनी अगर डेट का इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता है इन कंपैरिजन टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. To prove that owners of companies gain or earning per share is more when debt is involved in the capital structure, we will take following example in which companies usually. Okay, अब हम क्या बात करने वाले हैं वो समझते हैं. Okay, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स का मतलब बताना चाहती हूँ so that इसके आगे जो भी मैं बोलूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ये वर्ड्स कौन से हैं? ये वर्ड्स हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग पर शेयर. बहुत सारी एब्रिविएशंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, लेकिन मैं आपको इन सारी एब्रिविएशंस का मतलब बताती हूँ. इसको बोलते हैं अर्निंग. आप ये चीज़ मेरे साथ नोट कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहना है, कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़ना है, तो इन सारे वर्ड्स का मतलब आपको हमेशा पता होना चाहिए. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनका मतलब भी मैं समझाऊंगी, अभी सिर्फ मैं पूरा नाम बता रही हूं आपको. फिर है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स. फिर है अर्निंग आफ्टर टैक्स. फिर है अर्निंग पर शेयर. चलिए एक एक करके हम इन सारी चीजों का मतलब समझते हैं. मानिए एक कंपनी है, वो कंपनी अपनी प्रोडक्शन कर रही है. चलिए बहुत बढ़िया बात है. जब वो प्रोडक्शन कर रही है तो उसको उसके रेवेन्यूज जनरेट होंगे कहीं ना कहीं से, उससे वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी, बिल्कुल करेगी. पर इस प्रॉफिट में बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, मतलब जो आपको फ्यूचर में पे करनी रहती हैं. तो सबसे पहले जो आपके सामने फिगर आती है, जो कि ग्रॉस फिगर होती है, नेट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये आपकी वो अर्निंग है, ये आपका वो प्रॉफिट है. प्रॉफिट राइट वर्ड नहीं होगा, अर्निंग ही यूज कीजिएगा. ये आपकी वो अर्निंग है जो कि इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले आई है. देखिए मुझे कहीं से पैसे मिले, ठीक है, यहाँ पे जो मुझे पैसे मिले हैं, अब हो सकता है इस पैसे में से मेरी कुछ ऑब्लिगेशंस हो जो मुझे पे करनी है. मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, मैंने फॉर से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, मैंने इनकम टैक्स का टैक्स नहीं पे किया था अभी तक. तो ऐसे सिनेरियो में अभी मेरी वो ऑब्लिगेशंस हैं, लेकिन मुझे कहीं से अर्निंग आ रही है. ये वो वाला फिगर है, अर्निंग्स आई हैं लेकिन इसके बाद मुझे ऑब्लिगेशंस भी पूरी करनी पड़ेंगी. तभी मैंने इसे बोला कि ये क्या होती है, एक ग्रॉस फिगर होती है जिसमें से अभी सारी चीज़ें माइनस होंगी. वैसे तो ये सारी चीज़ें आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे आगे की कॉन्सेप्ट समझानी है इसलिए मैं आपको पहले से ही बता के रख रही हूँ. तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का क्या मतलब है, ये वो अर्निंग है जिसमें से ना अभी इंटरेस्ट माइनस हुआ है और ना ही टैक्सेशन का हिस्सा निकला है. टैक्सेशन वो हंदा है जो आप पंडितों के लिए निकालते हैं, या फिर बोल सकते हैं वो भोग है जो कि आप भगवान जी के लिए निकालते हैं प्रसाद बांटने से पहले. तो EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. चलिए अब इस अर्निंग में से सबसे पहले माइनस होता है क्या, हमारा इंटरेस्ट अमाउंट. जो हम बाहर वालों से लोन वोन लेते हैं ना, उनको इंटरेस्ट भी तो दोगे आप. बैंक से लोन लिया है, दोस्त से लोन लिया है, कहीं और से लिया है, तो उन सबको इंटरेस्ट पे करोगे कि नहीं करोगे. तो इस अर्निंग में से सबसे पहले माइनस होगी क्या, इंटरेस्ट. जब आप उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लोगे तो ये क्या बची, अब ये वो अर्निंग बची जिसमें से इंटरेस्ट तो निकल गया है लेकिन टैक्सेशन का अमाउंट अभी भी है इसमें.
सो इसलिए इसे बोलते हैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। चलिए, अब इस अमाउंट में से जो भी इसको कैलकुलेट करके आएगा, यहाँ माइनस होगा टैक्सेशन का हिस्सा। जो टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है वो भी तो माइनस होगा यहाँ से। तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स में से आपने माइनस कर दिया क्या, टैक्सेशन। इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब ये फाइनल वाला फिगर है जिसमें से सब कुछ माइनस हो चुका है, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो टैक्सेशन का हिस्सा हो। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स वो क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये आफ्टर वाला, बिफोर आफ्टर वाली होती है ना चीजें, बस वही है। क्या स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, तो ये बोलते नहीं, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है कि पूरी कंपनी की अर्निंग्स कितने होने वाली हैं। अब ये भी तो बता दो शेयर होल्डर्स के हिस्से में क्या जाएगा। अगर कोई इंसान है जो एक कंपनी का शेयर होल्डर है, उसको कितना अर्निंग मिलेगा वो तो बताइए पहले। तो हमने बोला चलिए 2 मिनट की बात है, ये भी बता देते हैं। ये बोलते हैं कि अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब ऐसी अर्निंग जिसमें से सारी ऑब्लिगेशंस निकल चुकी हैं, उसको आप लेते हैं, उस फिगर को आप लेते हैं और उसको आप डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से। इक्विटी शेयर होल्डर्स जितने भी हैं ना, उनके नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर देंगे, मतलब इस ईच से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो भी फिगर आएगा वो आएगा अर्निंग पर शेयर। जैसे मैं बोलती हूँ 10 लोगों के लिए 10 रुपए थे, तो एक इंसान के लिए कितने रुपए होंगे, 10 में से आपने डिवाइड कर दिया 10, तो क्या निकल गया 1। तो एक क्या होगी, एक पर्टिकुलर इंसान की अर्निंग होगी। तो वैसे ही हर एक इंसान की अगर आपको अर्निंग निकालनी है तो उसके लिए आप क्या करते हो, टोटल अर्निंग्स को डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ शेयर से, और ये हो जाती हैं आपकी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग व्हाट, पर शेयर। दोबारा से बोलूँ आपको तो एक होता है आपका ग्रॉस अर्निंग, मतलब जो आपको ओवरऑल मिला है, पर ये आपका पैसा नहीं है क्योंकि इसमें से अभी बहुत सारे अमाउंट माइनस होंगे। सबसे पहले कौन सा अमाउंट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट वाला अमाउंट माइनस करते हैं। फिर उसके बाद जो फिगर आती है उसमें से हम टैक्स वाला अमाउंट माइनस करते हैं, और उसमें जो फिगर आती है उसको हम बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन। लेकिन फिर हम ये बताते हैं कि हर एक इंसान की इंडिविजुअल कितनी अर्निंग बनेगी, कैसे, ईपीएस के थ्रू, अर्निंग पर शेयर के थ्रू। सो ग्रॉस ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सबसे पुरानी वाली फिगर, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा तो वो बनेगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्सेशन, उसमें से जो माइनस होगा वो होगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन, और फिर हम जब पर इंडिविजुअल निकाल लेंगे एक अर्निंग की कीमत तो वो होगी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की कीमत, सॉरी, तो होगी क्या, अर्निंग पर शेयर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी बिफोर मेकिंग यू अंडरस्टैंड आगे वाली सिचुएशंस। सो इसके बाद हम वही डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ी थी, मतलब पहले जिसके बारे में बात की थी। दो इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं मैं रिपीट करती जाऊंगी सो दैट अगर आपको यहाँ पे वो चीज़ें समझ नहीं आई तो वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाए कहीं ना कहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कैच नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी, क्योंकि ये जो है ना ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं, इससे बहुत आगे वाली चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी इन फ्यूचर। चलिए तो वापस आ जाते हैं हम हमारी स्लाइड पे और हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट सिचुएशन के बारे में। हम बात करेंगे जहाँ से हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई थी, ऐसी सिचुएशन जिनमें डेट का हिस्सा बहुत कम होता है तो अर्निंग्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, डेट का हिस्सा नहीं होता तो अर्निंग्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, और डेट का हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है तो अर्निंग्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। इन तीनों ही चीज़ों को आपको समझाने के लिए हमने लिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सिचुएशंस। स्टार्ट करेंगे हम हमारी फर्स्ट सिचुएशन से जिसमें आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इसमें डेट का हिस्सा निल है
तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी सिचुएशन नंबर 1 है। ऐसी सिचुएशन जहां पे पूरे कैपिटल में डेट का हिस्सा ही नहीं था। पूरी कैपिटल या तो इक्विटी शेयर से मिलके बनी थी या फिर सेविंग से बनी थी। ऐसे सिनेरियो में फाइनल अर्निंग्स पे, ओवरऑल अर्निंग्स पे क्या फर्क पड़ता है वो हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की मदद से समझने वाले हैं। ऑब्वियसली थोड़ी सी मैथ्स की कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अटेंशन के साथ समझिएगा इस पर्टिकुलर चीज़ को। ये बोलते हैं कि एक कंपनी है जिसकी पूरी कैपिटल है 50 लाख रुपए। एक कंपनी है जिसकी ओवरऑल कैपिटल कितनी है, 50 लाख रुपए। सो ओवरऑल कैपिटल कितनी, 50 लाख रुपीस। इक्विटी शेयर्स कितने के हैं, पूरे के पूरे हैं, क्योंकि डेट तो है ही नहीं, सेविंग्स तो ये कंसिडर ही नहीं करते। तो डेट नहीं है तो मतलब पूरा का पूरा कैपिटल किससे मिलके बना है, इक्विटी शेयर से मिलके बना है, जिसमें 5 लाख के शेयर्स इशू किए हुए हैं और हर शेयर की कीमत है 10 रुपए। 5 लाख के शेयर्स हैं, हर शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। डेट नील, टैक्स रेट, मैंने आपको बताया था किसी भी कंपनी की अर्निंग्स पे उसे टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स रेट क्या है, फ्लैट 30% का, पीए का मतलब पर एनम। फिर है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख रुपीस। EBIT क्या होता है उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप आगे की बात को कैसे समझेंगे। देखिए, जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो एक ग्रॉस प्रॉफिट की तरह हम कंसिडर करते हैं। मैंने आपको पहले भी शायद ये चीज़ बताई थी कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट की तरह क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट जो कि हमें पे करना है, और उसमें से भी फिर हम माइनस करते हैं टैक्स जो कि हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, और जो फाइनल बचता है उसको हम फाइनल प्रॉफिट के नाम से या फिर नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और एक होती है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ बिफोर और आफ्टर वाला खेल है। ये वो आपको फिगर दी हुई है जिसमें से इन्होंने ना ही अभी इंटरेस्ट माइनस किया है और ना ही टैक्स माइनस किया है, समझिएगा। ये वही ग्रॉस प्रॉफिट है जिनमें से ना ही इन्होंने इंटरेस्ट माइनस किया और ना ही आपका टैक्सेशन का हिस्सा माइनस किया है। तो अभी ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा पैसा आपका नहीं है, इसमें से पहले गवर्नमेंट का हिस्सा निकलेगा। वो बोलते हैं ना कि प्रसाद बनता है तो सबसे पहले भगवान के लिए भोग निकलता है, तो गवर्नमेंट हमारी भगवान है और उसको भोग हमें चढ़ाना है टैक्सेशन के रूप में। तो अभी ये भोग आपके लिए नहीं है, ये आपको प्रसाद के रूप में अभी फिलहाल नहीं मिलने वाला है, पहले गवर्नमेंट की तृप्ति होगी उसके बाद हमें मिलेगा। सो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, इसमें टोटल कैपिटल पढ़ रही कितनी है, पूरी की पूरी कैपिटल इक्विटी से मिलके बनी हुई है, डेट का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, एंड टैक्स रेट आपका फ्लैट 30% है, और EBIT आपका दिया हुआ है 7 लाख रुपीस। कैलकुलेशन देखी जाए तो ये बोलते हैं EBIT कितना है, 7 लाख। क्या कोई दिमाग लगाने वाली चीज थी, नहीं थी, क्वेश्चन में ही दी हुई थी। उसके बाद ये बोलते हैं इंटरेस्ट का कितना हिस्सा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रायोरिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है। जब हम EBIT निकालते हैं ना, उसमें से सबसे पहले हम इंटरेस्ट का हिस्सा माइनस करते हैं, डेट वाला जो इंटरेस्ट होता है ना, फिर जो फिगर निकल के आती है उसमें से हम माइनस करते हैं हमारा टैक्सेशन का परसेंटेज, और उसमें हमें निकल के आता है फाइनल वाला प्रॉफिट। तो प्रायोरिटाइज इस तरह से किया जाता है कि पहले इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस होता है, उसके बाद टैक्स का अमाउंट माइनस होता है। तो EBIT आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो वो कितना होगा, 0,
क्यों? क्योंकि डेट ही नहीं था, डेट ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट कहाँ से होगा, तो आपका इंटरेस्ट हो गया 0। तो 7 लाख रुपीज में से अगर हम 0 माइनस करते हैं, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, आंसर आएगा आपका क्या? 7 लाख रुपीज ओनली। चलिए अब 7 लाख आपका क्या है? मोटा मोटा प्रॉफिट है। चलिए अब गवर्नमेंट बोले कि भैया इस प्रॉफिट में से हमारा भोग निकाल दो, तो हमने बोला कितने परसेंट पे लोगे? उन्होंने बोला 30% पे लेंगे, आपको पता तो है ही। तो 30% ऑफ 7 लाख रुपीज कितना आ रहा है? 2,10,000 सॉरी 2,10,000 इज व्हाट? द 30% ऑफ 7 लाख रुपीज। चलिए ये भोग निकाल दिया, अब बचा कितना? अब बचा हमारे लिए 4,900,000, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब आया हुआ है यहाँ पे एक नया चीज, दैट इज ईपीएस। व्हाट इज दैट? ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। ईपीएस इज व्हाट? अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर आपकी निकलेगी कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। अर्निंग पर शेयर निकलती है जितना भी आपका EAT आया है, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन, उसमें से उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से। ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले। तो अर्निंग पर शेयर को हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? ईट को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, और वो आ जाता है आपका 0.98। सो रब कर दूँ ये, शॉर्ट में देख लो। EBIT दिया हुआ था क्वेश्चन में ही 7 लाख रुपीज। इंटरेस्ट माइनस करना था, इंटरेस्ट का कोई हिस्सा नहीं था क्योंकि डेट कितना था हमारा? 0 था। चलिए बहुत बढ़िया, EBIT निकल गया, दैट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नहीं आफ्टर टैक्स होना चाहिए यहाँ पे, आफ्टर टैक्स, ठीक है। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स ये होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इस पे मत जाइएगा। तो ये बोलते हैं 7 लाख माइनस आपने कर दिया जो आपका 30% का टैक्सेशन का हिस्सा निकल के आया था, तो फाइनल फिगर निकल के आई है ये वाली। एंड फाइनल फिगर में से EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी फाइनल फिगर होगी उसको हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, और ऐसे हमारा 0.98 क्या आ गया? EPS, जो कि फाइनली शेयर होल्डर्स का क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, मतलब उनको पूरा शेयर पे कितना हिस्सा मिलेगा। ये फिगर अब आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम 2 सिचुएशंस और। अब वो 2 सिचुएशंस में हम पढ़ेंगे डेट को इंक्रीज करके, डेट का हिस्सा बढ़ा के। चलिए शुरू करते हैं वो। सेकेंड सिचुएशन में क्या है? सेकेंड सिचुएशन में थोड़ी सी मॉड्यूलेशंस है। ये बोलते हैं यहाँ पे भी टोटल कैपिटल कितना है? 50 लाख का ही है। पिछले वाले में भी कितना था? 50 लाख का ही। तो पूरा कैपिटल कितने का? 50 लाख रुपीस। अब इसमें 50 लाख रुपीस में से इक्विटी का शेयर है 40 लाख रुपए का, जो कि 4 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए ईच है। मतलब हर एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए, और टोटल शेयर्स कितने हैं? 4 लाख रुपए, और आपका इक्विटी का अमाउंट क्या है? 40 लाख रुपए। डेट आपका है सिर्फ 10 लाख रुपए का। मतलब ये जो कंपनी है जिसने भी शुरू की है उसने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट की है 50 लाख रुपए, जिसमें से 40 लाख उसने सिर्फ और सिर्फ एक इक्विटी से इशू किया है, और रिमेनिंग 10 लाख रुपीस का उसने क्या लिया है? डेट लिया है। टैक्स रेट क्या है? 30 ऑब्वियसली, ठीक है, फ्लैट बताया था। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? 10%। ये जो आपने कहीं से लोन लिया होगा या डिबेंचर्स इशू किए होंगे, उन लोगों के मुंह में हर महीने आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, मतलब इंटरेस्ट के रूप में या फिर किसी भी फिक्स ऑब्लिगेशन के रूप में। तो उस इंटरेस्ट की कीमत है 10%, 10%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 7 लाख रुपए ही है। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल चेंज नहीं हुई, दैट इज टोटल कैपिटल उतना का उतना ही है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी क्या है? उतना का उतना ही है। टैक्स का रेट भी उतना का उतना ही है। चेंज क्या हुई है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? चीज़ें
फर्स्ट इज इक्विटी, वहां पे पुरानी वाली सिचुएशन में पूरा 50 लाख इक्विटी से मिलके बना था, यहाँ पे हो गया है 40 लाख। डेट हो गया है आपका 10 लाख और आपका इंटरेस्ट आ गया है 10% का। फिर से सेम फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था। सेम फॉर्मूला बोलता है कि सबसे पहले EBIT लिख लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितना है 7 लाख रुपए। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट भी है तो वो भी लिख दो। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। वो क्या करते हैं, जो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, वो इस पैसे पे कैलकुलेट कर देते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपकी अर्निंग्स हैं, उस पे आपको इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे कौन से फिगर पे, इस फिगर पे। डेट कितने का लिया है, 10 लाख का ही लिया है ना, सिर्फ पूरा का पूरा 50 लाख का तो नहीं लिया, या अर्निंग्स पे तो पूरा टैक्स वो इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे। इंटरेस्ट आप सिर्फ उसी अमाउंट पे करेंगे जितने का आपने डेट लिया होगा। सो डेट आपने लिया था सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए का। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका इंटरेस्ट का फिगर आएगा 10% ऑफ 10 लाख रुपीज। 10% ऑफ व्हाट, 10 लाख रुपीज, दैट इज 1 लाख रुपी। चलिए ये हो गया। अब आपने ये जो फिगर निकाली है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, वो कितनी आ जाएगी, 7 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 6 लाख रुपीज। अब इसमें से आप माइनस करेंगे टैक्सेशन का हिस्सा। टैक्सेशन कितना था, 30%। किसका 30%, EBT का। कितना आएगा, 6 लाख का 30%, 1,80,000। क्या फिगर निकली, 4,20,000 रुपए। ये क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब इसमें से सब कुछ जा चुका है, ये फाइनल फिगर है। अब आपको इस फिगर पे EPS कैलकुलेट करना है, दैट इज अर्निंग पर शेयर। हर एक शेयर होल्डर की अर्निंग क्या रहेगी वो कैलकुलेट करनी है। तो वो रहेगी 4,20,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 4 लाख। आई कितनी, 1.05। पुरानी वाली याद है, पुरानी वाली थी 0.98। थोड़ी सी मैथ्स तो जानते ही होंगे, बड़ा कौन सा है पता लगा लो फटाफट। सो क्या देखा आपने यहाँ पे, आपने देखा कि भैया पूरे फिगर्स चेंज हो गए हैं जस्ट बिकॉज आपने डेट का अमाउंट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहली वाली सिचुएशन में इट वाज 0, सेकेंड वाली सिचुएशन में 10 लाख रुपए का कैपिटल आपने डेट के थ्रू अरेंज किया था, जिसके कारण इंटरेस्ट की पेमेंट आई और भी 4 ऑब्लिगेशन आ गई एंड आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स आई कितनी, 4,20,000 रुपए और EPS कितना निकला, 1.05। कंपैरिजन पूरे सिनेरियो का मैं बिल्कुल लास्ट में करूंगी ज़्यादा अच्छे से डिटेल्ड वे में। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन, उसमें क्या होता है। ये थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसमें टोटल कैपिटल है आपकी 50 लाख रुपए की। टोटल कैपिटल कितनी है, 50 लाख रुपए की। अगेन सेम फिगर, टैक्स का भी सेम फिगर है क्योंकि ये है 30% पर एनम। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी सेम ही है, दैट इज 7 लाख रुपीज। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इंटरेस्ट ऑन डेट भी सेम ही है, परसेंटेज सेम है, कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि डेट का अमाउंट बढ़ रहा है। टोटल कैपिटल 50 लाख। अब इस बार पूरे 50 लाख में से आपने थोड़ा सा अलग बनाना चाहिए, पूरे 50 लाख में से आपने ऑलमोस्ट 20%, हाँ ठीक है, 30 लाख इशू किए हैं किसके थ्रू, इक्विटी के थ्रू, और 20 लाख इशू किए हैं किसके थ्रू, डेट के थ्रू। ये आपका पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं क्या होता है, नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में 30 लाख रुपीस का आपने इक्विटी लिया है और 20 लाख रुपए का आपने रखा है डेट। डेट पे आप पे करेंगे इंटरेस्ट 10% के अकॉर्डिंग।
अर्निंग बिफोर टैक्स और दिस इन टैक्स रेट, ये दोनों मैं आप ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेम ही है। चलिए अब इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ा इसकी कैलकुलेशंस पे। EBIT सबसे पहले लिखा जाता है, बिल्कुल लिख दिया 7 लाख रुपए। अब कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट किस पैसे पे कैलकुलेट होगा? आपके डेट वाले अमाउंट पे। इस वाले एग्जाम्पल में वो कितना है? 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए पे आप 10% कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो कितना बनेगा? 2 लाख रुपए। 7 लाख में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख रुपए पे आप माइनस कर दीजिए टैक्सेशन 30% के रेट से। अच्छा, मैंने अभी तक इस चीज़ पे भी आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं फोकस दिलवाया है, पर आप देख लीजिए यहाँ पे जिस प्रकार से इंटरेस्ट का परसेंटेज हम डेट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, उसी प्रकार से हम टैक्स का अमाउंट कौन से वाले उस पर वो करते हैं? दिस जो ये फिगर निकल के आती है ना, ये वाली अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, इस पे कैलकुलेट करते हैं। 30% किसका लेंगे? 5 लाख रुपए का लेंगे। ये 7 लाख का नहीं लेंगे। अगर आप 7 लाख का लोगे तो बहुत ही मिसकैलकुलेशन हो जाएगी। मैं आपको जनरल जो मिस्टेक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स करते हैं उसके बारे में बता रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा इस चीज़ को दिमाग में। यहाँ पे आप 30% उस पैसे का कैलकुलेट करेंगे जिसमें से इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ना कि उस पैसे का जिसमें से अभी कुछ भी माइनस नहीं हुआ। ऐसा अगर आपने कर दिया ना, 30% टैक्स काट के दे दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आपकी कंपनी वाले आपको दूसरे ही दिन ऑफिस से निकाल देंगे क्योंकि कंपनी का तो आप नुकसान कर रहे हो ना बेटा। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स आ गई आपकी 5 लाख रुपए। 30% आपने कैलकुलेट कर लिया उस पर टैक्सेशन का। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा? 3,50,000। अब इससे कैलकुलेट करेंगे हम अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितनी बनेगी? जितना भी आपका अर्निंग आता है आफ्टर टैक्सेशन उसको क्या डिवाइड कर दो कितने नंबर ऑफ शेयर से, ये आपका आ जाएगा 1.15। पिछली फिगर क्या थी? पिछली फिगर थी 1.05। उससे वाली फिगर क्या थी? उससे वाली फिगर थी 0.98। तो यहाँ पे हमारी तीनों सिचुएशन एंड होती हैं, लेकिन हमारा एक्सप्लेनेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन तीनों सिचुएशंस का कि तीनों सिचुएशन में ऐसा क्या फ़र्क पड़ रहा है। कंपैरिजन के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे पूरी फिगर्स। देखिए, ये थी आपकी सिचुएशन 1, ये होगी आपकी सिचुएशन 2 और ये होगी आपकी सिचुएशन 3। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, EPS, ये 3 चीजें लेंगे हम। हर किसी में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक्चुअली 2-3 फिगर्स और लेनी चाहिए हमें, ये हटा देते हैं। हमें डेट का भी तो फिगर लेना चाहिए। इक्विटी और ये हो गया आपका डेट और EPS। चलिए, ये 4 फाइनल फिगर्स हैं जो हम लेंगे कंपैरिजन पर्पस के लिए। अच्छा, ये जो मैं तामझाम कर रही हूँ ना इतना लिखने का, वो मैं फ्री में नहीं कर रही हूँ। आपको भी अपनी नोटबुक्स पे ये सारा तामझाम लिखना है आफ्टर ऑल दीज 3 सिचुएशंस। और ना सिर्फ उतना, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे से नहीं भी एक्सप्लेन करें तो भी चल जाएगा, लेकिन ये कंपैरिजन वाला चार्ट बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इसी से क्लियर होगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। सो सब में EBIT तो क्या था? 7 लाख रुपए, इसमें भी 7 लाख, इसमें भी 7 लाख, तो तीनों का EBIT सेम ही था। फर्स्ट वाले में
इक्विटी थी आपकी 50 लाख की, डेट था आपका 0। सेकेंड वाले में आपकी इक्विटी हो गई थी 40 लाख की और आपका डेट था 10 लाख रुपए का। यहाँ पे और चेंज आया, 30 लाख की इक्विटी हो गई और 20 लाख का हो गया डेट। ईपीएस आपका 0.98 था फर्स्ट सिचुएशन में, सेकेंड सिचुएशन में इट वाज 1.05 एंड थर्ड सिचुएशन में इट वाज 1.15 समथिंग। लेट मी जस्ट कंफर्म, यही था कि नहीं था, 1.5 एंड थर्ड सिचुएशन में 1.15। देखिए गौर से, एक और पेन ले लेते हैं सो दैट थोड़ा कलरफुल लगे। फर्स्ट सिचुएशन में, सेकेंड सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में। फर्स्ट सिचुएशन में ईबीआईटी क्या था 7 लाख, सेकेंड में भी सेम था, थर्ड में भी सेम था। इक्विटी का प्रोपोर्शन फर्स्ट वाले सिचुएशन में पूरा था, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल इक्विटी से मिलके बना था। सेकेंड वाले सिचुएशन में इक्विटी का प्रोपोर्शन हो गया थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमने लगा दिया डेट। थर्ड वाली सिचुएशन में इक्विटी का प्रोपोर्शन और कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डेट का अमाउंट इंक्रीज कर दिया। तो 30 लाख हो गए इक्विटी का वो, और बीच वाले में 40 लाख और ये 50 लाख। डेट की बात की जाए तो फर्स्ट सिचुएशन में डेट था 0, सेकेंड सिचुएशन में डेट हो गया 10 लाख रुपए, थर्ड सिचुएशन में डेट हो गया 20 लाख रुपए, जिसके कारण अभी हमने जो कैलकुलेशंस देखी हैं, समझी हैं, जिसके कारण हुआ ये कि अर्निंग पर शेयर फर्स्ट वाली सिचुएशन में आया 0.98। मतलब हर शेयर पे एक शेयर होल्डर ने कितना अर्न किया होगा? नॉट इवन पूरा 1 रुपया। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में अर्निंग्स क्या हो गई? 1.05, मतलब 1 रुपया 5 पैसे, नहीं 5 पैसे नहीं, 0.5 पैसे। थर्ड वाली सिचुएशन में चीज़ें और चेंज हो गई। अर्निंग पर शेयर क्या हुआ? 1.15 रुपीज़। देखा जाए कायदे से तो ये बोलते हैं कि डेट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन साथ में एक लाइन जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में हाईलाइट करवाई थी, वो क्या बोल रही थी कि डेट को अगर आप कैपिटल में रखोगे तो आपकी अर्निंग्स इंक्रीज होंगी। यहाँ पे वी कैन राइट एक फ्रेज एक्चुअली जो हम बचपन में बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। I mean, आप लोग तो अभी भी लिखते होंगे, मैं बचपन में लिखा करती थी। एंड दैट इज हेंस प्रूव्ड कि डेट को अगर आप कैपिटल में इंक्लूड करते हैं तो उसका रिजल्ट इस तरह से निकलता है कि वो अर्निंग्स को बढ़ा देता है। दोबारा से समझिएगा, डेट नहीं था तो अर्निंग पर शेयर क्या आ रहा था? 0.98। डेट आया थोड़ा सा तो अर्निंग क्या हो गई? 1.05। डेट थोड़ा और इंक्रीज हुआ तो अर्निंग पर शेयर क्या हो गया? 1.15। बट स्टिल मैंने पूरी वीडियो में कहीं पे भी ये नहीं बोला कि अपनी पूरी कैपिटल आप डेट से ही बनाओ। नहीं, आप कैलकुलेशन करके देखिए आपको कहाँ तक डेट का प्रोपोर्शन फिजिबल लग रहा है, क्योंकि डेट याद रखिएगा एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन के साथ आता है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको हर मंथ पे करना ही पड़ेगा। सो ये सारी चीजें एक साइड और फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एक तरफ। तो पूरे कैपिटल को आप डेट के साथ नहीं वो कर सकते हैं कि पूरा का पूरा आपने डेट से ही बना लिया अपना वो, नो। सो 3 सिचुएशंस और तीनों सिचुएशन के ईपीएस डिफरेंट, शोइंग कि डेट का प्रोपोर्शन ऐड करने से अर्निंग्स बढ़ जाती हैं किसी भी कंपनी की। आई गेस मैंने इसी पर्टिकुलर वीडियो में ये पर्टिकुलर सेंटेंस 10 से 12 बार बोल लिया होगा, बट मैं 2-3 बार और बोलूँगी। रीज़न बिंग आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो फाइनेंशियल लेवरेज आपको मदद करती है ये समझने में कि कैपिटल में डेट का हिस्सा कितना है और उससे अर्निंग्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं हम यहाँ पे। यहाँ ये बोलते हैं if we compare the above table we can see that situation 3 equity shareholders get maximum return। जो मैंने अभी बात आपको समझाने के लिए बोली थी कि तीनों ही सिचुएशंस को अगर हम कंपेयर करें तो सिचुएशन 3 में शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स मैक्सिमम है इन कंपैरिजन टू व्हाट सेकंड और फर्स्ट सिचुएशन। Hence, it is proved that more debt brings more income for owners in the capital structure. More the debt in the capital structure, more will be the earnings for the shareholders. So, ज़्यादा debt मतलब ज़्यादा earnings for whom? Shareholders. But यहाँ पे कोई भी सेंटेंस एब्सोल्यूट नहीं होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होता है। बस वो स्टार लगाते नहीं है वो यहाँ पे। ये बोलते हैं बट द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू ओनली, ये स्टेटमेंट जो आपने ऊपर पढ़ा है वो सही है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये चेंज हो जाता है। Only till rate of earning of capital, that is return on investment of the company, is more than the rate of interest charge on the debt। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी कि कभी भी आप कैलकुलेशन करके देखते हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल रहा है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से। दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं लेकिन बात अलग अलग है। एक वो पैसा है जो आपकी जेब से जा रहा है, एक वो पैसा है जो आपकी जेब में आ रहा है। तो रेट ऑन इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आप पे कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सही बैठेगी सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में जहाँ पे ये प्रपोर्शन ऐसा हो। अगर इस प्रपोर्शन में कुछ बदलाव हुआ तो वो रेकमेंड नहीं करते हैं आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का ज़्यादा प्रपोर्शन रखना। मैंने बोला था ना, इंटरेस्ट हर महीने जाएगा ही जाएगा। अगर इंटरेस्ट का रेट बहुत ज़्यादा हाई रखोगे, कहाँ से लाओगे पैसे? अगर उतना आप इन्वेस्टमेंट पे कमा ही नहीं रहे हो, उतना तुम्हारे घर का इनकम ही नहीं है, तो एक्सपेंडिचर्स बढ़ा के कहाँ जाओगे? किस किस से पैसे मांगोगे? कब तक उधारी करोगे? सो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसान सिर्फ उतना ही स्पेंड करता है या उससे कम स्पेंड करता है जितना वो अर्न करता है। तो आपकी अर्निंग हो जाती है, कंपनी की अर्निंग हो जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसका खर्चा हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम होना चाहिए, खर्चे हमेशा कम होने चाहिए, इनकम हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो बस यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोल दी। फिर इन्होंने एक आपको फॉर्मूला बता दिया। चलिए, इतने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं जब चैप्टर में, तो एक आधा और पढ़ लेते हैं। दे से As we can see, return on investment in this example, ये आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना बता रहे हैं और बता रहे हैं कि पुरानी वाली जो सिचुएशन आपने पढ़ी है उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होता है EBIT, दैट वाज 7 लाख रुपीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 5 लाख। शेयर्स आपके कितने के थे? 5 लाख के थे ना, तो 5 लाख 50 लाख। 5 लाख के शेयर्स थे जो कि 10 रुपये ईच थे, तो वो टोटल अमाउंट बनेगा 50 लाख रुपीज़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? 50 लाख रुपीज़। उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे? 100 से। ये आ गया आपका क्या? 14%, दैट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था पुराने एग्जाम्पल में, अगर आपको याद हो, दैट वाज 10%, और यहाँ पे वो कितना आ रहा है? 14%। दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने क्या किया? EBIT दैट वाज 7 लाख रुपीज़ को डिवाइड कर दिया किससे? टोटल इन्वेस्टमेंट के नाम से, जो कि आपके थे टोटल इक्विटी शेयर्स, दैट वाज शेयर अमाउंट दैट इज 50 लाख रुपीज़, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपका आ गया ये 14%।
तो 14% जैसे ही आपका आया, इन्होंने बोला कि भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14% बन रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं, 10% पे कर रहे हैं। तो ऐसी वाली सिचुएशन ही चाहिए आपको, ऐसी वाली सिचुएशन हो तभी आप डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज कर सकते हैं। पर क्या बात इतने सिंपल तरीके से समझ आ जाती है? नहीं आती है। हम लेंगे इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स, हम यहाँ पे लेंगे 3 अलग अलग सिचुएशंस जहाँ पे हम ये समझेंगे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से तो क्या होता है, या कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है। तो वो सारी सिचुएशन हम देखने वाले हैं हमारी आगे की वीडियो में, आगे की मतलब इसी वीडियो में आगे। यहाँ है सिचुएशन 1 विच सेज टोटल कैपिटल यहाँ पे है 50 लाख रुपए का। टोटल कैपिटल कितना है, 50 लाख रुपए। अब ये पूरा का पूरा 50 लाख आपने किससे इश्यू किया है, इक्विटी के थ्रू इश्यू किया है। सो 5 लाख के शेयर्स थे जो कि 10-10 रुपए ईच पे थे, और उसको मिला के ये क्या बन गया, 50 लाख का फिगर बन गया। तो 50 लाख का इक्विटी कैपिटल है आपके पास। डेट आपका है 0, मतलब आपने अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को 0 वैल्यू दी है, कोई प्रोपोर्शन नहीं रखा है उसका। टैक्स रेट आपको पे करना पड़ेगा 30% के अकॉर्डिंग। फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट जो कि है 10%। बट आप मुझे यहाँ पे बताइए, क्या इस इंटरेस्ट रेट का कोई भी मतलब है? क्या इस इंटरेस्ट रेट का कोई भी मतलब है? क्योंकि डेट तो दिया नहीं हुआ। इन्होंने इंटरेस्ट क्यों दिया हुआ है जब डेट नहीं है? उसका मतलब आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। इसका इंपॉर्टेंस एक्चुअली आई शुड से आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ये मत समझिएगा कि लोगों ने आपको कंफ्यूज करने के लिए, इंस्टीट्यूट ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। नो, इसका एक रोल है, बताती हूँ मैं अभी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है आपका 3 लाख रुपए। आपका EBIT क्या है, 3 लाख रुपीज। फिगर्स रिपीट कर देती हूँ। टोटल कैपिटल 50 लाख है जो कि पूरा का पूरा इक्विटी से इशू किया हुआ है। डेट का नील अमाउंट है। टैक्सेशन 30% फ्लैट रेट है। इंटरेस्ट रेट है आपका 10% पर एनम। जिन लोगों को लग रहा है ये बेफजूल में दिया हुआ है क्योंकि डेट तो कुछ है ही नहीं, तो बेटा इसका भी कुछ ना कुछ रोल है। अगर दिया हुआ है तो बिना मतलब के तो इंक वो फालतू में स्पेंड नहीं करेंगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है आपका 3 लाख रुपीज। फिर दिया हुआ है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कितना है, 3 लाख, दैट इज EBIT अपॉन 50 लाख, दैट इज टोटल इक्विटी कैपिटल या फिर असेट बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहो, इंटू 100 सॉरी, कितना आया, 6%। मैंने अभी आपको बताया था कि डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर में रखना तभी फायदेमंद है जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी हायर देन रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा होना चाहिए। अब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो पता चल गया है कितना है, 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये जो उन्होंने 10% दे के रखा था ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं था, ये आपको बिना फिजूल की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, ये आपको काम की इंफॉर्मेशन दी हुई थी। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ओनली 6%। जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड चीज़ होनी चाहिए, वो ये है। पर क्या ये आपको स्टैंडर्ड लग रही है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ 6% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा हो गया, मतलब आपको इतनी इनकम नहीं हो रही जितने आपके हाथ से पैसे चले जा रहे हैं। क्या ये अच्छी सिचुएशन है? तो आंसर है नो। पर क्या आपको इतना इजीली इस पॉइंट समझ में आ जाएगा? तो उसका भी आंसर है नो। तो इसकी कैलकुलेशन दिखा देते हैं आपको। ये बोलते हैं EBIT आपने रखा है 3 लाख रुपए,
डेट आपने रखा है 0, EBIT आपका है 3 लाख रुपीज, मतलब 0 ऑब्वियसली माइनस करेंगे तो आफ्टर बिफोर टैक्स, फिर आपने टैक्स माइनस कर दिया, EBT 30% पे 3 लाख पे कैलकुलेट कर दिया, वो कितना आ गया माइनस करने के बाद 21000। तो दिस इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये सारे कैलकुलेशन पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, और ऑब्वियसली मैंने आपको पहले कैलकुलेट करना बता दिया है, तो बस आपको एक बार देखना ही है इनको। विद दैट हम लोग अकाउंट्स या फिर कोई और चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें इन कैलकुलेशंस पे ज़्यादा फोकस करना है, हमें पॉइंट समझना है, उसके लिए ही तो हम इतने तामझाम कर रहे हैं। पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ऐसे ही समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाया है, अदरवाइज मैं थ्योरेटिकली भी समझा सकती थी। बट आई वॉन्ट अगर यहाँ से केस स्टडी आए तो कोई भी उसे छोड़ के नहीं आए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो थोड़ा सा ध्यान ही तो लगाना है, थोड़ी सी स्मार्टनेस ही तो दिखानी होता तो हम कर ही सकते हैं, राइट। EPS आपका आ रहा है 0.42। कैसे कैलकुलेट किया, फॉर्मूला पता है हम लोगों को, ईट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपका EPS इस एग्जाम्पल में कितना आ रहा है, 0.42। ये कौन सी सिचुएशन है, जब आपके यहाँ पे डेट नहीं है, जब आपके यहाँ पे डेट नहीं है बट आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्या है, बहुत कम है। अब अगर आप सोच रहे हैं मैम अगर डेट नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करें या कुछ भी कैसे कैलकुलेट करो, तो बेटा वो जनरल रेट क्या प्रेवलेंट होता है वो चीज़ देखते हैं, और हमें किसी ना किसी चीज़ से तो कंपैरिजन करना ही है ना अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, तो बस इसी चीज़ से कर रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम डेट लेते तो कितना होता, 10%, तो हमेशा गलत आ जाता ये चीज़, मतलब हमेशा कम हो जाती। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट सिचुएशन। चलिए अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड सिचुएशन पे, दैट इज सिचुएशन 2 में फर्स्ट है टोटल कैपिटल वही सेम 50 लाख रुपीज। इक्विटी कैपिटल का जो हिस्सा है, इक्विटी का जो हिस्सा है कैपिटल में वो हो गया है अब 40 लाख रुपए का, क्योंकि जहां पे हम 50 लाख रुपए इक्विटी से इशू कर रहे थे अब हम कर रहे हैं सिर्फ कितने, 40 लाख रुपए, जो कि कैसे बाइफिकेटेड है, 4 लाख के शेयर्स हैं और 4 लाख शेयर्स हैं और उनको 10-10 रुपए में बांटा हुआ है। डेट हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 लाख रुपए। ऑलमोस्ट वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे हमने पहले पढ़ा था, बट यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, राइट। सो डेट आपका हो गया 10 लाख रुपए, टैक्स रेट कितना है 30%, इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट आपको पहले ही समझ में आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट भी दिया हुआ है। उसके बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है कितना, सिर्फ 3 लाख रुपए। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप खुद कैलकुलेट करेंगे, इन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया। अगेन वो कितना आ रहा है, 6%। दोबारा से अगर हम पूरी की पूरी चीज़ें रिपीट करें तो हमने बोला था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। कौन सा बड़ा है, कोई भी बता देगा, ये बड़ा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि लाभदायक नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना सा पॉइंट नहीं समझना है, अब आपने फर्स्ट सिचुएशन में सिर्फ इतने से पॉइंट को समझ के पूरी कैलकुलेशन कर ली। यहाँ आपको एक और चीज़ समझनी है। पहली चीज़ आपकी ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आपने कंपेयर कर लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। सेकेंडली हम डेट का प्रोपोर्शन भी तो बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट वाले में तो डेट था ही नहीं, तो हमारे पास मेन टॉपिक ही यही था बात करने वाला। सेकेंड में तो ये टॉपिक तो है ही है, इसके साथ हमारा डेट भी आ गया है। ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, ऐसी सिचुएशन में फिर से वही टैबुलर फॉर्मेट में लिखा जाएगा। EBIT है हमारा 3 लाख रुपए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 10 लाख पे 10% के हिसाब से तो वो बनता है 1 लाख रुपए, और आपका अर्निंग बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा 2 लाख रुपए। अब इसमें से आपको माइनस करने हैं कितने, 30% ऑफ 2 लाख रुपीज। 30% ऑफ वॉट, 2 लाख रुपीज, वो हो जाएगा 60,000। 60,000 में से थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको मत देखिएगा।
2 लाख में के 2 लाख का 30% कैलकुलेट कर लो, टैक्सेशन के रूप में जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1,40,000। ये क्या है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना आ गया 0.35। आई होप आपको पुराने वाला याद है, नहीं याद तो वैसे भी हम एक और सिचुएशन पढ़ के पूरा कंपैरेटिव चार्ट बनाने ही वाले हैं। सो यहाँ पे बस आपको फोकस करना है इस पर्टिकुलर चीज़ पे। एक तो हमने देख ली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था हमारा, कम था इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट से 4% से। उसके साथ हमारा ईपीएस कितना आ रहा है 0.35%, 35 आ रहा है। चलिए ये एक और सिचुएशन हो गई। अब पढ़ते हैं हमारी फाइनल सिचुएशन, दैट इज द थर्ड सिचुएशन। ये क्या बोलती है, इसमें बोलते हैं टोटल कैपिटल अगेन 50 लाख का है, लेकिन इस बार पूरे कैपिटल में इक्विटी का शेयर है 30 लाख रुपए, जो कि कैसे बाइफिकेटेड है, 3 लाख के शेयर्स हैं जो कि 10 ईच डिवाइडेड, 10 ईच है मतलब 10 रुपए का एक शेयर है। डेट आपका है 20 लाख रुपए का। पूरा कैपिटल 30 लाख में से 50 लाख में से 30 लाख हो गया आपका इक्विटी का, और डेट हो गया 20 लाख का। टैक्स रेट फिर से वही है 30%, इंटरेस्ट रेट फिर से वही है 10%, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 3 लाख रुपीज, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके बता दी है दैट इज 6% ओनली। अभी तक तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि इन सारे सिचुएशंस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सारी की सारी सिचुएशन में ही कम है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सब में 10 जा रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6 आ रही है, 4% से हर जगह इसको मार मिल रही है। लेकिन अगेन यहाँ पे दूसरी हमारी बात करने वाली बात है ये डेट का पार्ट। चलिए ईपीएस देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। ईबीआईटी है 3 लाख, इंटरेस्ट माइनस करेंगे 2 लाख, किस पे कैलकुलेट हुआ 20 लाख के फिगर पे 10% कैलकुलेट हुआ। ईबीआईटी मतलब अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्सेशन आया आपका 2 लाख रुपए, और इस पे हमने 30% टैक्स काट दिया, 30% टैक्स काट दिया, सॉरी ये आएगा 1 लाख रुपीज। 3 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, सॉरी सम मिस्टेक इज देयर, 1 लाख। 1 लाख का 30% हमने कर दिया क्या तुम्हारा टैक्स, और उसके बाद फाइनल आपके पास फिगर आया ईट का 70,000। ईपीएस हो गया आपका 0.23 अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईएटी जो भी आता है उसके अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देते हैं हम। दोबारा से समझ लीजिए इस पूरे उसको। 3 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख कहाँ से आया, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट किया, कैसे किया 20 लाख पे 10% चार्ज करके, और 3 में से 2 गए मतलब 1 लाख रुपीस। जिसने भी बनाया है उसकी मैथ बहुत ही कमज़ोर है। 3 लाख में से 2 लाख तो कोई भी बता देगा कि 1 लाख ही बनता है, तो 1 लाख उस पर हमने 30% कैलकुलेट कर लिया टैक्स का रेट जो कि बना 30,000 रुपये, और उसको माइनस करने के बाद 1 लाख में से 30,000 गया तो कितना बना 70,000 रुपये। 70,000 रुपये हमारा आ गया ईट। अब इसमें से ईपीएस कैलकुलेट करेंगे हम कैसे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड कर देंगे हम इस पर्टिकुलर फिगर से, और ये हमारा फिगर आ जाएगा 0.23। चलिए इस ईपीएस को भी याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट हम करने वाले हैं इनका कंपैरिजन। हमने पहले 3 सिचुएशंस पढ़ी, उसके बाद हमने उनका कंपैरिजन कर लिया। अब हमने 3 सिचुएशन पढ़ी है और उसके बाद हम उसका कंपैरिजन करेंगे, एंड लास्टली हम कंपैरिजन करेंगे पूरी कॉन्सेप्ट का ही समरी फॉर्मेट में। तो लास्ट के 5-10 मिनट अगर आप वीडियो एक बार कंप्लीट देख लेते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम देख रहे होगे रिवीजन पर्पस के लिए, तो लास्ट के अगर 10-15 मिनट्स ही ढंग से देख लोगे तो आपको पूरी वीडियो दोबारा से नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं इनका हम। कंपैरिजन के लिए फिर से हम चलते हैं इस तरफ, फिर से हम बनाते हैं एक कंपैरिजन वाला स्लाइड, पूरा डिलीट कर देते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं फ्रेश। ओके, दिस इज योर सिचुएशन नंबर 1, दिस इज योर सिचुएशन नंबर 2, एंड दिस विल बी योर सिचुएशन नंबर 3। ईबीआईटी तीनों में देखेंगे,
तीनों में हम देखेंगे हमारा इक्विटी का प्रोपोर्शन, इसमें थोड़े ज़्यादा फैक्टर्स देखेंगे हमें ना, डेट का प्रोपोर्शन, फिर हम देखेंगे हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और फिर हम देखेंगे हमारा इंटरेस्ट का परसेंटेज, एंड लास्टली हमारा EPS। सब सिचुएशन में EBIT was 3 lakh only, EBIT was 3 lakh only। तो सारी सिचुएशन में 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना था पहले में 50 लाख, डेट का प्रोपोर्शन कितना था 0। सेकंड में इसका प्रोपोर्शन हो गया 40 लाख, डेट का प्रोपोर्शन क्या हो गया 10 लाख। इसमें हमारा प्रोपोर्शन हो गया इक्विटी का 30 लाख रुपए और डेट का हो गया 20 लाख रुपीस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर एक में 6% थी, 6% थी, 6% थी। इंटरेस्ट हर किसी में 10% था, 10% था और 10% था। EPS हमारा फर्स्ट सिचुएशन में था 0.42, 0.42। सेकेंड सिचुएशन में हमारा EPS था 0.35, 0.35। थर्ड सिचुएशन में हमारा EPS था 0.23, 0.23। हाँ जी, देखिए EBIT हमारा तीनों ही उसमें सेम है। इक्विटी का प्रोपोर्शन हमारा सबसे ज़्यादा था पहले वाले सिचुएशन में, सेकंड में थोड़ा कम हुआ और थर्ड में बहुत कम हो गया। डेट हमारा फर्स्ट सिचुएशन में 0 था, सेकंड वाले में थोड़ा बढ़ा, थर्ड वाले में और बढ़ गया। ROI, that is return on investment, right? 6%, 6%, 6%. Rate of interest 10%, 10%, 10%. EPS 0.42%, 0.35%, 0.23%. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम समझ क्या रहे हैं। हमने प्रीवियस वाली स्लाइड में पढ़ा, प्रीवियस वाले उसमें पढ़ा कि कभी भी अगर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता है टोटल कैपिटल में तो उससे अर्निंग कैसे इंक्रीज होती है। बट यहाँ जो लिखा हुआ दिख रहा है वो आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स डिक्रीज हो रही हैं और जबकि डेट तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये तो हमने जो पढ़ा था बिल्कुल उसको खारिज कर देता है। आप बोलोगे मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, कभी आप कुछ बोलते हो, कभी आप कुछ बोलते हो। तो बेटा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बोल रही हूँ कि नॉर्मल सिनेरियो में अगर डेट का प्रोपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ता है तो, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल सिनेरियो में कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो जाती हैं। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मेरे पीछे जो लिखा हुआ है वो सब गलत लिखा हुआ है, वो भी ठीक है। कब ठीक है उस पर बात करते हैं। वो तब ठीक है जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये बोलते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने बोला वो तभी लागू होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तब वो पॉइंट बिल्कुल सही बैठेगा कि डेट इंक्रीज करो ताकि आपकी अर्निंग्स बढ़ जाए। लेकिन गलती से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो गया इंटरेस्ट के रेट से, तो फिर हालत ये हो जाएगी, अगर आप डेट इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर पहले 0.42 था, नीचे गिरा कितना आया 0.35, नीचे गिरा कितना आया 0.23। सो अगर ये देख लिया हो, नोट कर लिया हो, नहीं किया है तो अभी वीडियो पॉज करो और नोट करो इस चीज़ को, बिकॉज आई रियली डोंट वांट कि तुम अपने आंसर को अच्छी तरह प्रेजेंट ना कर पाओ। ये कंपैरिजन चार्ट आपके आंसर शीट में भी होना चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। चलिए, आई होप आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और एक पॉइंट लिख रही हूँ
जिस पे आपको फोकस करना है, दैट पॉइंट इज कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो ऐसे सिनेरियो में डेट ज़्यादा होगा कैपिटल में, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो अर्निंग्स क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी। लेकिन वहीं पे अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा इंटरेस्ट रेट से, तो ऐसे सिनेरियो में डेट अगर आप इंक्रीज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी अर्निंग्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, जैसे कि आपने जस्ट अभी देखा ही है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो आप ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क लेना, डेट का इंक्रीज करवा के प्रोपोर्शन अर्निंग्स बढ़वा लो। लेकिन अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही कम है इंटरेस्ट रेट से, तो यहाँ पे डेट लेना ना मतलब अपने सर पे एक सरदर्दी लेना। आप कमा रहे हैं 6 रुपए, लेकिन आप स्पेंड कर रहे हैं 10 रुपए, वाइबल होगा? चलो एक महीना तुमने दोस्त यार से कहीं से पैसे अरेंज कर लिए, व्हाट अबाउट नेक्स्ट मंथ, व्हाट अबाउट नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, व्हाट अबाउट नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, क्या करोगे? इंटरेस्ट तो हर मंथ पे करना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि भैया अपने चाचा विधायक है तो वो कभी ना कभी अरेंज करा देंगे आपके लिए कहीं से, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको कहीं ना कहीं से खुद ही हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, विच विल बी वेरी कम्बरसम फॉर यू, विच विल बी अ बर्डन वाली टास्क फॉर यू। सो बेटर नॉट टेक डेट व्हेन यू हैव लो इंटरेस्ट दिस रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये पूरा प्रोपोर्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया hence proved that in case return on investment is less than rate of interest, the equity shareholders get less earning when debt is included in the capital structure. सेम चीज़ जो मैंने बोली कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा उस टाइम पे अगर आप डेट को बढ़ाना चाहेंगे तो वो आपकी अर्निंग्स को डिक्रीज कर देगा। In other words, we can say during boom period we must have more of debt and less of equity share in the capital structure, while during depression period ये बोलते हैं भैया बूम के टाइम पे आप डेट का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, लेकिन डिप्रेशन के टाइम पे आप डेट को नहीं बढ़ा सकते, उस टाइम पे आपको इक्विटी को ज़्यादा रखना पड़ता है। चलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर खत्म होता है प्रोपोर्शन फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने इस पूरी वीडियो में पढ़ा कि फाइनेंशियल लेवरेज होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि अगर डेट को हम इंक्रीज कर देते हैं ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को मिलने वाली अर्निंग्स क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग्स इंक्रीज हो जाती हैं। बट उसकी एक कॉन्ट्ररी सिचुएशन हमने जस्ट उसके बाद पढ़ी, जिसमें ये बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बहुत एक मेजर रोल होता है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कम जा रही है, इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक मोर एंड मोर डेट। आपको उस टाइम पे डेट की प्रोपोर्शन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। चलिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, एंड अगर आपको प्रीवियस या नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो वो आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन के लिंक से, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।